हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आज हम बिगिन करने जा रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर एमपीसी 003, जिसके 4 ब्लॉक्स को मैंने अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है, इंडेक्स ओपन किया हुआ है। बेसिकली एक्सप्लेन करूंगी पहले, वीडियो में कुछ भी शुरू करने से पहले आपको अच्छे से ब्रीफ करूंगी इस पेपर के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है शुरुआत में ही जान लेना कि आखिर हम अपकमिंग वीडियोज में पढ़ने क्या वाले हैं, सिलेबस क्या है और कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शुरू का टाइम इसमें जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपनी प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। एमपीसी 003 आपके सब्जेक्ट का कोड है, आप जानते ही हैं। दूसरी बात, पेपर का नाम है पर्सनैलिटी और आपको जो 4 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं उनमें सब में एक कॉमन टर्म नजर आ रही है, पर्सनैलिटी। मतलब सभी ब्लॉक्स में हम पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो थ्योरीज एंड असेसमेंट के बारे में है। फिर नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स में कुछ थ्योरीज आएंगी पर्सनालिटी की, बहुत डिटेल में यहाँ पर है, बहुत डीपर में चीजें हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में जहां भी हमें दिखेगा हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ब्लॉक 1 का सिलेबस। पेपर का नाम भी है आपका पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, फिलहाल ये ब्लॉक का नेम है, जिसके अंदर 4 यूनिट है। हर ब्लॉक के अंदर 4 यूनिट होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के, और फिर स्टेट या ट्रेट अप्रोचेज आएंगी पर्सनैलिटी के। तो यहाँ पर भी आप असेसमेंट देख रहे हैं, तो असेसमेंट साइमल्टेनियसली भी कहीं कहीं पर चलेगा, जहां पर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर अप्रोच में कैसे असेसमेंट होता है। अभी ये सब टर्मिनोलॉजी आपको हैवी लग सकती है, क्योंकि अगर आपने कभी भी पर्सनैलिटी के बारे में साइकोलॉजी में नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये चीजें, अभी मेरी बातें थोड़ा सा हैवी डोजेज लग सकती है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये पेपर बहुत आसान है, ये पेपर यूजफुल बहुत है। यही वो पेपर है जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों का जजमेंट कर पाते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, खुद को भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। पर्सनैलिटी तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड वर्ड दिख रहा है, लेकिन इसमें एक हिडन वर्ड है, सेल्फ। क्योंकि जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं समझेंगे, आप किसी दूसरे को नहीं समझ सकते। तो सेल्फ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे जहां जहां जैसे जरूरत होगी। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ब्लॉक 1 तो हम शुरू करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स में डिटेल में डिस्कशन रहेगा, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। मैं कितना भी शॉर्ट करना चाहूंगी तब भी कंटेंट इतना है कि किसी भी यूनिट को शायद ही हम एक वीडियो में कवर कर पाए। जैसे आपने सेकंड पेपर में देखा था, बहुत यूनिट्स थी जो एक वीडियो में कवर हो गई थी। यहाँ कम रहेगा ऐसा, लेकिन मेरी कोशिश यह रहेगी कि जहां मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ वहां पे उस हिसाब से मेरा काम है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपको लेकर आती हूँ। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है और आप ये भी सारे ब्लॉक्स को, सारे यूनिट्स को उतना डीपर में नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये तो वही स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे होंगे जो शुरू से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरू से डिटेल में चल रहे हैं, जो मेरे लेक्चर्स को डे वाइज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे टाइम पर इसको देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मेथड लेके आई हूं मैं। उसको मैंने पहले से स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, अगर आपको दिख भी रहा हो। ये देखिए, ये एक सीरीज है। अब क्या है, बड़े काम की चीजें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये चैप्टर 2 है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, क्लास 12 का। इसके अंदर जितने भी वीडियोस हैं, मैं आपको सिर्फ वीडियोस देखना रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कुछ और भी समझा रही हूँ। अगर आप ये डिटेल पर भी चलते हैं ना, ये तो मैंने सिलेबस ही ओपन कर दिया, यहाँ पे अगर आप डिटेल में भी चलना चाहते हैं कि आपको डिटेल पढ़ना है, तो डिटेल पढ़ने से पहले अपने साइकोलॉजी में अगर आप नए हैं तो आप ग्राउंड समझना चाहेंगे, तो 2 वे ये वर्क करेगा। ये उनको भी हेल्प करेगा जिनके पास टाइम नहीं है, जो इसको पढ़ के, जस्ट इसको पढ़ के, मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पर नोट कर लीजिए, सिर्फ इसको पढ़ के आप एमपीसी 003 का पेपर दे के आ सकते हैं। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें वो सभी टॉपिक्स हैं। आप देखिएगा, मैंने थंबनेल में सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं। ये जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ऑलपोर्ट कैटल थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी, उसके बाद फ्रॉइडियन अप्रोचेस, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस, बिहेवियरल अप्रोचेस, कल्चरल अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, अभी मैं दिखाना भी चाहूंगी आपको, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो भी टॉपिक है, असेसमेंट, पर्सनैलिटी, ये ग्राउंड्स हैं पूरे पेपर का। मैं कितनी बार प्रीवियस वीडियोस में भी रिकमेंड कर चुकी हूँ, लेकिन हर वीडियो सब तक नहीं पहुंचता है, पर ये वीडियो जरूर आप तक पहुंचेगा। तो मैं चाहती हूँ आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, क्लास 12 वालों ने देखी हो ना देखी हो, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एमएपीसी में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को कभी टच भी नहीं किया होता है। थर्ड पेपर के ये ग्राउंड्स हैं, जस्ट इससे पढ़कर एग्जाम के एक दिन पहले, जब मेरे इजी नोट्स नहीं हुआ करते थे, जब अब तो मैं इजी नोट्स बनाती हूँ तो वही बहुत है आपके लिए। लेकिन अगर आपने पहले, जो मेरे पास स्टूडेंट्स होते थे, मैं उन्हें यही रेकमेंड करती थी, प्रीवियस ईयर तक मैंने किया है, कि आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। वीडियोस में पढ़ेंगे, इजी रहेगा। चाहे तो आप एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बुक का ही सिलेबस है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जरा अपनी बात तो वेरीफाई कर दूं जो मैंने आपसे कही थी। ये ब्लॉक 1 है। मैं आ जाती हूँ, मैंने अभी ई ज्ञान कोश ओपन किया हुआ है, थोड़ा बैक करती हूँ। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जो टॉपिक अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, साइकोडायनामिक, सोशल कॉग्निटिव, लर्निंग थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरी। ये ब्लॉक 2 था ना, ऐसे ही दिखेगा आपको सब में।
गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी, रेमंड कैटल, ये सब नाम मैंने लिए थे अभी, ये सब अंदर हिडन थे, जो कुछ नहीं भी दिखे आपको थंबनेल में वो सब हिडन थे, ठीक है ना। असेसमेंट पर आ जाइए, ये एंड पार्ट है उसका, एंड वाला पार्ट है, ये देखिए असेसमेंट कैसे होगा, अप्रोचेस कौन कौन सी यूज होंगी, बिहेवियरल असेसमेंट, ये सब कुछ उसमें है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा वो क्लास 12 के हिसाब से है, तो वो ग्राउंड्स हैं, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए उसको पढ़ के आपने 40% सिलेबस कवर कर लिया, राइट। और जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना थोड़ी बहुत, तो पर्सनैलिटी ऐसा टॉपिक है, आप अपने हिसाब से आंसर्स को लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स यूज करके। थ्योरी तो नहीं क्रिएट कर लेंगे आप अपने आप से, तो थ्योरीज तो आपको पढ़ने को मिल ही जाएंगी। तो मेरा पर्पस था, मैं वापस आती हूँ ब्लॉक 1 पे, मेरा पर्पस क्या था, आपको ये बताना कि हम इस पेपर में कैसे क्या पढ़ेंगे। ये शुरू के कुछ मिनट्स आपको बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं सेपरेटली भी इस वीडियो को पोस्ट करूंगी जिससे आप तक पहुंच जाए। तो फिलहाल अब हमें क्या शुरू करना है, हमारी शुरुआत होनी है फर्स्ट यूनिट से, ब्लॉक 1 के डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वो मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ उसे, है ना। तो ये हमारी पहली यूनिट है जिसको हमें पढ़ना है, और इसमें हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन ही है, पर इंट्रोडक्शन भी बहुत कुछ है। इंट्रोडक्शन में भी आप देखेंगे कुछ नई नई से टर्म्स आपको दिख रही हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, सब बात करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। इस प्लेलिस्ट को आपको देखना है, और इसके लिए कैसे पहुंचेंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। अगर आपको बाय एनी चांस ये नहीं मिलती है पिन कमेंट में, वैसे तो मैं पोस्ट जरूर करूंगी, लेकिन अगर बाय एनी चांस नहीं मिलती है, कुछ कभी कभी ओपन नहीं होती है लिंक, कुछ इश्यू हो जाता है, तो आप खुद ही पहुंच जाइएगा ना, चैनल को क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ये ग्रीन ग्रीन वीडियोज है, अलग ही से दिख जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं इससे शुरू करने से पहले कि ये जो बुक है ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब आप ये मत सोचिएगा मेरे सभी फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में मुझे सभी कुछ बहुत पसंद है, लेकिन ये पर्सनैलिटी को पढ़ने के बाद हमें हेल्प मिलती है दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, प्लस डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में। जब आप सेकेंड ईयर में क्लिनिकल या काउंसलिंग कुछ भी ऑप्ट करेंगे, तो उस टाइम पर आपको ये चीजें याद आएंगी मेरी, कि अगर हमने ग्राउंड समझे होते, अगर हमने रूट से समझे होते, तो डिसऑर्डर्स को समझना ईजी हो जाएगा। क्योंकि डिसऑर्डर्स तो किसी पर्सन के अंदर ही देखने हैं ना हमें, तो उससे पहले क्या जानना होगा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये जो बुक है आपकी हर तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूरी लाइफ में आपके यूजफुल रहेगी। सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ कि सिलेबस यूजफुल होगा, सिलेबस तो आपको एक नॉलेज देता है, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं, पूरे जोश के साथ में हूँ। फिलहाल यूनिट 1 हम शुरू कर रहे हैं, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब ये वर्ड आता है ना हमारे सामने पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी के बारे में ना लोगों की बड़े ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। आप किसी जनरल इंसान से पूछिए, मतलब किसी भी नॉर्मल पर्सन से जो साइकोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, किसी का बॉडी बिल्ड अच्छा होता है, तो कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। मतलब पर्सनैलिटी को एक आउटर फीचर के रूप में ही नॉर्मली देखा जाता है। ये तो हम और आप लोग हैं जो जानते हैं कि कुछ इंटरनली भी होता है जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है। वैसे उम्र के साथ लोग समझ जाते हैं, चाहे साइकोलॉजी के हो चाहे ना हो, वो ये समझ जाते हैं कि लोगों के इंटरनल ट्रेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेट्स भी मैटर करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी को देखते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ तो उसके बारे में परसीव करते हैं, चाहे कितना भी कुछ हो। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं समझ पाते, कितना भी उम्र के साथ बढ़ जाए, एग्जैक्टली ये नहीं समझ पाते कि पर्सनैलिटी में ये चीजें इंक्लूडेड होती हैं। वो ये तो जानेंगे कि हाँ अंदर की चीजें भी देखनी चाहिए, इंसान के गुण मायने रखते हैं, कहते हैं ना सूरत को मत देखो सीरत को देखो, वो वाली टाइप की बातें तो करेंगे, पर एग्जैक्ट पर्सनैलिटी वर्ड में उसे फिट नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ी जनरल सी बात है। अब जब हम बात करते हैं, हम और आप लोग बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो थोड़ा ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हम कैसी बातें करते हैं, हम ऐसी बात करते हैं कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है, पहली बात तो ये पर्सोना वर्ड से बना है। समझ लीजिए कि जो पर्सनैलिटी वर्ड है, इसमें आपको दिख भी रहा है, ये जो है ग्रीक वर्ड पर्सोना से बना है। अब पर्सोना क्या होते थे, पर्सोना यूज्ड टू बी द मास्क, जो रोमन आर्टिस्ट पहनते थे, और जैसा एक्सप्रेशन वो दिखाना चाहते होते थे वो मास्क पहन के दिखाते थे। जैसे मैंने अभी रिसेंटली देखा था, तब होली के टाइम पे बहुत सारे मास्क थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मास्क जो है वो बना हुआ था, मोदी जी का मास्क पहन के बच्चे पिचकारी से लेके लगे हुए थे, खेलने में रंग डाल रहे थे। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे खुद को, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो गए थे ना, बट वो एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। तो उसी तरीके से पर्सोना यूज्ड टू बी द मास्क, क्राई वाला मास्क, हैप्पी वाला मास्क, डिफरेंट टाइप के मास्क इमोशंस को एग्जिबिट करते थे। हमारी पर्सनैलिटी भी तो यही है, हम जैसा खुद को दिखाते हैं लोगों को, वही लोग परसीव करते हैं। अगर आप शांत उदास खड़े हैं तो आपको कोई ये नहीं मानेगा कि आप बहुत खुश हैं। अगर आप हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो कोई ये नहीं मानेगा कि आप अंदर से दुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं वही लोग परसीव कर रहे हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो वही है जो हम दिखाते हैं। बहुत सारे अजम्पशंस, बहुत सारे थॉट हमारे बारे में लोग बनाते हैं
कि ये ऐसा है वैसा है, वो हमारे बिहेवियर की वजह से हो सकते हैं, वो हमारे डिफरेंट जो भी हमारे लोगों से इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन कुछ तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं तभी तो वो परसीव करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा दिखाने के लिए हम ही जिम्मेदार है। तो पर्सनैलिटी पर्सोना वर्ड से बना है, पहली बात तो ये जान लीजिए। और पर्सोना क्या होते थे? मास्क होते थे जो रोमन आर्टिस्ट पहनकर थिएटर्स में यूज करते थे। अब पर्सनैलिटी को जनरली कहा जाता है कि पर्सनैलिटी किसी की बहुत अच्छी है, फिजिक, बॉडी बिल्ड, लेकिन हम पर्सनैलिटी को दो मेजर पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। दो मेजर पार्ट क्या होंगे? पर्सनैलिटी को कैसे परसीव किया जाएगा? इस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग। पर्सनैलिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो हमारे फिजिकल फीचर्स, ओके, फिजिकल फीचर्स या फिजियोलॉजिकल फीचर्स कुछ भी लिख सकते हैं हम। एक तो हमारे फिजिकल फीचर्स बड़े मैटर करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फीचर्स। अब बात यह है कि फिजिकल फीचर्स तो आउटवर्डली सीन हो सकते हैं, इनके संग कोई दिक्कत नहीं है। यही देखकर लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी है, मतलब देख के मजा आ जाए। ये कहते हैं फिजिकल फीचर्स को देख के, क्योंकि ये बाहर से दिखते हैं। लेकिन ये साइकोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं, और ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर के थ्रू देखे जा सकते हैं। देखे तो ये भी जा सकते हैं साइकोलॉजिकल फीचर्स। किसी के मन में किसी के लिए बहुत ज्यादा हेट है, कब तक छुपाएगा? किसी ना किसी एक्शन में तो दिखा देगा ना। तो वो कैसे नजर आएगी? उसके एक्शंस के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू। साइकोलॉजिकल फीचर्स इंटरनल होते हैं, लेकिन बिहेवियर के थ्रू देखे जा सकते हैं। और फिजिकल फीचर्स वो होते हैं जो बिल्कुल ही सामने से नजर आते हैं, जैसे किसी के हेयर का कलर, स्किन का कलर, बॉडी बिल्ड, फिजिक, वेट, हाइट, ये सब चीजें जो है बाहर से नजर आती हैं। तो पर्सनैलिटी को जनरल पर्सन आपको सिर्फ इसी को बताता है, लेकिन हम साइकोलॉजी में अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जब हम अभी थ्योरीज पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो खैर काफी टाइम पे पढ़ेंगे, आज तो मैं अभी बिगिनिंग कोर्स पे ही रोके हुई हूँ, आपको भी पर्सनैलिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि थ्योरीज इन पर भी बनी है। आप शेल्डन की एक थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के, टाइप अप्रोच में पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि फिजिकल फीचर के बेसिस पर भी पर्सन को डिफाइन किया जाता है। तो हमारे लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और चाहे कोई फिजिकल फीचर पर ही कितना क्यों ना इंपॉर्टेंस देता हो। अब हम आगे बढ़ेंगे पर्सनालिटी में, अभी और बात करेंगे, बुकिश बातें करेंगे, अभी तो फिलहाल मैं आपको जनरल समझा रही हूँ। अब जब हम पर्सनालिटी में आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? हमारी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है आज, उसके पीछे कई रीजंस हैं। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। किसी पर्सन की हाइट उतनी ही रुक जाती है जितनी उसके पेरेंट्स की होती है, उस हिसाब से। किसी के जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो उसी हिसाब से होता है जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं। मतलब कुछ चीजें इनहेरिटेड होती हैं, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अंदर। फिर साइकोलॉजिकल, ये तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि ये हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हम देखते हैं? कोई पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करता है, तो हो सकता है उसने कोई बहुत साइकोलॉजिकल पेन फील किया हो लाइफ में, उसने कोई बहुत ट्रॉमा झेला हो। तो वो सारे रीजंस, अभी तो मैंने एक वर्ड में बात कही है, लेकिन वो सारे रीजन उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, वैसा बनाते हैं जैसा वो है। और ये हम अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये आसपास की सब चीजें हमें इम्पैक्ट करती हैं, हर चीज। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। कोई कुछ चीजें सोशली एक्सेप्ट नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि फैमिली की वजह से इश्यूज में हो जाती हैं। जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर में आएगा। तो अब हम जो अपना यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब आप ये मत सोचेगा कि इतनी देर के बाद अब कुछ शुरू होने वाला है, शुरू हम कर चुके हैं, लेकिन हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत फिलहाल करेंगे यहाँ से। देखते हैं आज के वीडियो में मैं कहाँ तक जा पाती हूँ। मेरा आज सीरियसली आप लोगों से कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे खुद इसको पढ़ाने में, एक्सप्लेन करने में इतना मजा आता है कि आप मुझे सामने होते तो शायद कहते मैम अब आप रुक जाइए, पर शायद नहीं भी कहते अगर आपको अच्छा लगता रहता तो। फिलहाल हम आज इसका इंट्रोडक्शन मिस नहीं करेंगे, मैं आपके साथ साथ क्विकली रीड करूंगी, क्योंकि जब आप इसे मेरे साथ रीड करेंगे तो ये निपट जाएगा। और ये जरूरी है थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। हर एक इंट्रोडक्शन में रीड नहीं करती, मुझे पता है कहाँ पे मुझे आप लोगों को थोड़ा सा बताने की जरूरत है। चलिए, अब कोई क्लास में स्टूडेंट होता तो मैं उसको थोड़ा देर के लिए खड़ा करके कहती कि जरा रीडिंग कर दो, मेरा थ्रोट जो है वो थक रहा है, लेकिन अब मैं खुद ही कर देती हूँ। फॉर ले पर्सन द टर्म पर्सनैलिटी इज ऑफ्टन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बीइंग गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव एटसेट्रा। ये बात हमने की थी। दे गो बाय द इम्प्रेशन क्रिएटेड बाय द पर्सन कंसर्न। जो भी पर्सन जैसा इंप्रेशन क्रिएट करता है वैसा ही सामने वाले को नजर आता है। Ability to talk and interact with others presently in addition to being good looking would make others say that the person concerned has a good personality.
क्या जुड़ गया, आउटर फीचर के साथ में कुछ साइकोलॉजिकल फीचर्स भी जुड़ गए जो ये बता रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। कोई देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, पर जब उसने मुंह खोला या कुछ ऐसी बात करी तो हमें लगा हे भगवान, ये हम किसको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे। तो होता है ना ऐसा, इसीलिए क्योंकि सब चीजें मिलकर पर्सनैलिटी बनाती हैं। Persons who do not have good looks or not well dressed or do not interact adequately are considered to have poor personality. ये भी माना जाता है, of course opposite हो गया, but scientifically this is not a true concept of personality. In fact, psychologists consider any attempt to define personality in terms of social attractiveness inadequate because of two reasons. पहला reason क्या है? It limits the number and types of behavior considered important and worthy for incorporation into the study of personality. जब हम किसी एक पॉइंट पर आकर किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हैं तो साइंटिफिकली उसे सही नहीं माना जाता है, क्योंकि हर बात के पीछे 10 कॉजेज हो सकते हैं, उस सिचुएशन के पीछे और भी बातें हो सकती है जो हिडन है, और हमें पर्सनालिटी कभी ऐसे डायरेक्ट नजर नहीं आती, तो इसीलिए हम बहुत सारी बातें सोचते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से जस्टिफाई करूं इस बात को कि एक पर्सन ने आपके सामने गुस्सा किया, तो आप उस पर्सन को बुरा नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हर वक्त तो ये बंदा हमेशा प्यार से बात करता है, आज तक कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, तो उस एक पॉइंट पर आप राजी ही नहीं होंगे मानने को कि ये भी इसका एक ट्रेट हो सकता है ना। लेकिन अगर कोई पर्सन हमेशा अब्यूजिव रहता है, बदतमीजी करता है, और वो एक बार प्यार से बात करे तो यकीन वहां भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी एक लिमिट कर दें, अगर हम टाइप ऑफ बिहेवियर की लिमिट कर दें तो हमारे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। आगे बढ़ते हैं। Second, such notion carries the absurd implication that some people who have unique abilities and temperament traits are devoid of having a personality. In this unit, we will be dealing with the definition of personality as put forward by psychologists. यही समझेंगे क्या क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी क्लियर हैं क्योंकि हम इंडेक्स को देखकर आ चुके हैं। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। द टर्म पर्सनैलिटी इज ऑफ्टन अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सोशल अट्रैक्टिवनेस। कुछ चीजें देखिए इग्नू वाले अपने सिलेबस में बड़ा रिपीट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वहां मैं छोड़ के चलूंगी। अ गुड पर्सनैलिटी इज कंसीडर्ड टू बी वन हु इम्प्रेसेस अदर पीपल एंड हु हैज द एबिलिटी टू गेट ऑन वेल विद अदर्स। दोज हु डू नॉट possess such ability are said to have relatively poor personality. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि जो लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरों के संग बड़ा अच्छे से घुल मिल जाते हैं, अच्छे से प्यार से बात कर लेते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नजर आती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है इस चीज से जजमेंट तो बनेगा ही बनेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं लोगों को प्यार से बात करनी चाहिए, अच्छा अपने आप को दिखाना चाहिए, फेक नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है, पर फेक ज्यादा छुपता भी नहीं है। However, if one considers personality from a scientific point of view, being attractive to others is not a true concept of personality. साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी चीजों को करते हैं, ये बात हम रिपीट कर चुके हैं। दोनों पॉइंट्स जो यहाँ पे बताए हैं ऊपर, वही इग्नू के काम जो कि ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वही वाली बात है। आते हैं आगे। साइकोलॉजिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट करिए कि इंडिविजुअलिटी और कंसिस्टेंसी। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें एक पर्सन बहुत शांत हमेशा रहता था लेकिन उसने सडनली गुस्सा किया, यही है कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप जिस बिहेवियर को कंसिस्टेंटली दिखा रहे हैं वही आपका ट्रू बिहेवियर है। फिर आपने अगर सडनली कुछ और आउट ऑफ द वे जाके किया तो वो कोई पर्सन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ गलत भी कर बैठते हैं ना आप, तो वो एक दो बार के लिए माफी होती है क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जिस बिहेवियर को आप रेगुलरली दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंट दिखा रहे हैं, उस बिहेवियर को तो 100% माना जाएगा कि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। We often observe that people differ a great deal in the way they think, feel and act, and that too to different or even same situations. This distinctiveness pattern of behavior helps one to define one's identity. इसी से identity निकल कर आती है। Commenting upon the notion of individuality, it has been said that each of us in certain respects is like all other person, like some other person and like no other person who has been in the past or will be existing in future. कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे कोई भी ऐसी चीज जिसको देखकर किसी भी पर्सन का बिहेवियर वैसा ही आता है जैसा नॉर्मली सबका आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, अगर छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो उन्हें देखकर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे, खुश होंगे। छोटे बच्चे शोर भी कर रहे हैं ना, तो भी हमें उससे इरिटेशन नहीं होती। हम उनके उस अंटिल अनलेस किसी क्लासरूम का सीन ना हो, ये भी थोड़ा मैं आपको जोड़ दूं यहाँ पे। कभी कभी टीचर्स हो जाते हैं ना, इरिटेट हो जाते हैं, बट अदरवाइज जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द जोक कि जब हम कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिन पर हम सबका रिएक्शन नॉर्मल सेम होता है, तो ये चीजें भी कॉमन है। Another important notion is defining the concept of personality is consistency. In other words, it can be stated that the concept of personality also rests on the observation that a person seems to behave somewhat consistently in different situation over different time. बड़ी important बात है, मार्क कर देती हूँ कि
यहाँ से मुझे मार्क नहीं करना था, यहाँ से करना था। अ पर्सन सीम्स टू बिहेव समवट कंसिस्टेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस ओवर डिफरेंट टाइम। From this observation of perceived consistency comes the notion of personality traits, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आगे पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा आपको टर्मिनोलॉजी में नहीं उलझाऊंगी। अगर आप परेशान हो गए तो फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही आपको समझाना है ना। तो इंडिविजुअलिटी और कंसिस्टेंसी के नोशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये देखते हैं कि द डिस्टिंक्टिव एंड यूनिक वेज इन विच ईच इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स एंड एक्ट्स विच कैरेक्टराइज अ पर्सन्स रिस्पॉन्स थ्रू आउट लाइफ। हर पर्सन अपने आप में यूनिक है। उसकी यूनिकनेस ही ये दिखाती है कि वो कैसा एक्शन क्या कर बिहेव कर रहा है और कितना रेगुलर कर रहा है। ये भी बातें बहुत मैटर करती हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट पर्सनैलिटी, आइए इसे मार्क किया जाए, personality refers to all those relatively permanent traits, dispositions or characteristics within the person that give some measure of consistency to the person's behavior। इसको चाहे तो डेफिनेशन की तरह नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। बॉक्स में पूरा बंद कर दिया मैंने इसे जैसे इधर तक, कि आप इसको डेफिनेशन की तरह से यूज कर सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। वो सभी परमानेंट ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें ट्रेट्स कहते हैं हम, डिस्पोजिशंस या फिर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी पर्सन के अंदर होती हैं, जिसको हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये ट्रेट्स यूनिक भी हो सकते हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक ट्रेट्स भी हो सकते हैं। आगे मैंने अभी बताया आपको, ट्रेट्स में पढ़ेंगे, ज्यादा अभी नहीं अटकते हैं इस पर, है ना। चलिए, the thought, feeling and action that are perceived as reflecting an individual's personality typically have three characteristics। क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं? Thought, feeling and action are considered as behavioral components of identity that make distinction between individuals। ये जो हमारे थॉट है, हमारी फीलिंग एक्शन है, ये हर पर्सन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग अलग बिहेवियर होता है। बिहेवियर्स आर व्यूड एज बीइंग प्राइमरली कॉज्ड बाय इंटरनल रादर देन एनवायरमेंटल फैक्टर। किसी भी पर्सन का बिहेवियर जो होता है ना, उसके इंटरनल फीचर्स की वजह से पहले मेजर किया जाता है एक्सटर्नल की वजह से बाहर। मतलब वो जो बिहेवियर कर रहा है उसके मन में वैसा है, जैसा आप फील करेंगे वैसा आप बिहेव करेंगे। ये सिंपल बात है, ये यहाँ पे कही जा रही है। द बिहेवियर ऑफ द पर्सन सीम टू हैव ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। कोई भी बिहेवियर जो हमारा दिखता है उसके पहले हमारे मन का जो कोई थॉट होता है ना, वो एक उसके सिंक में चलता है, मतलब एक सिस्टम में चलता है। हमने कुछ सोचा, कुछ फील किया, वैसा बिहेव किया, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इस पैराग्राफ को जरा आप क्विकली पढ़िए। मुझे तो आज ब्रेक की रिक्वायरमेंट फील होने लगी है अभी से। वैसे अभी से तो नहीं, मुझे लग रहा है काफी तो हमारा वीडियो हो गया है, अराउंड 22 मिनट्स का हमारा वीडियो हो गया है। और अभी मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, पानी पीती हूँ फटाफट से, फिर वापस आती हूँ क्लास में। ओके, मैं वापस आ जाती हूँ अब क्लास में, और शुरुआत करते हैं वापस जहाँ छोड़ के अभी मैं गई थी। Behaviors of an individual seem to fit together in a meaningful way. It is to be kept in mind that the nature of behaviors is dynamic and there may occur changes in the organization and structure of behavior। ये बिहेवियर की कहानी पहले समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना जितना जरूरी है उतना ही समझना जरूरी है कि बिहेवियर चीज क्या है। बिहेवियर हमारे एक्शंस के थ्रू दिखता है, लेकिन बिहेवियर क्रिएट होता है हमारे थॉट से। अगर हम किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट उसके टुवर्ड्स फील करते हैं, तो हम चाहे भी तो उसके साथ बुरा बिहेव नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश भी करेंगे तो भी वो चीजें नहीं हो पाएंगी। या किसी पर्सन को हम बहुत ज्यादा हेट करते हैं, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हम बहुत अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, हम कभी कभी पर्सन जो होता है वो किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है, अगर आप अपने बॉस को बहुत ज्यादा हेट करते हैं तो आप बिल्कुल सेम बिहेवियर दिखा भी नहीं पाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में क्या है कि आप जो भी अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं वो आपके थॉट और फीलिंग से अलाइंड रहेगा। ये बात अभी मैं बताकर भी गई थी ब्रेक से पहले, लेकिन फिर भी आपको चीज बता रही हूँ कि बिहेवियर की ही हेल्प से पर्सनैलिटी का जजमेंट होता है। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। बीच बीच में जहां जहां बातें आती रहेंगी बिहेवियर के बारे में करते रहेंगे। और अभी हम ये समझेंगे कि कुछ लोगों का नाम यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि ऑलपोर्ट है, इन्हें आपको कुछ अभी नहीं समझना है, मैं आपको जहां समझाऊंगी आपको वहां समझना है। ऑलपोर्ट का नाम आ रहा है जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया है ट्रेट्स के ऊपर। ट्रेट जो है वो पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी क्योंकि 2 बार तो मैंने आपसे कह दिया कि जब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड जानना ही चाह रहा है कि मैम रोक क्यों रही है, ट्रेट वर्ड क्यों नहीं बता रही है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेट्स जो होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के डिफरेंट फीचर्स को डिफाइन करते हैं। आपके डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट वर्ड तो नॉर्मली भी आपने सुना है, वो वही ट्रेट है, कुछ और ट्रेट नहीं है। कि आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से आप डिफाइन होते हैं। जैसे आपको कोई कहता होगा कि ये बहुत काइंड पर्सन है, ये तो बहुत ही जॉली नेचर्ड है, बहुत हंसमुख है, जब भी मिलता है बड़े प्यार से बात करता है, ये आपके ट्रेट्स हैं। तो उन ट्रेट्स के बेसिस पे पर्सनैलिटी का मेजरमेंट होता है, अंडरस्टैंड किया जाएगा, वो थ्योरीज में आएगा। तो अब मैं ऐसा फील करी थी जैसे मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ लग रही थी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर की मेरी कोशिश रहेगी कंप्लीट कर दूँ आज, उसके आगे तो मैं नहीं जाने वाली हूँ। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। और आप देखते हैं स्कूल लेवल पर आपने देखा है कि बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है शुरुआत से ही, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों में शुरू से डाल दी जाएंगी ना, वही उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा बिचिंग करता है, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव बातें करता है, गलत तरीके के काम करता है, अगर वो करता ही रहता है ना, तो वो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे हो गया, क्योंकि आप वो करते हैं। तो इसीलिए अपना एनालिसिस कीजिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तभी हम उसको अपनी पर्सनैलिटी से नहीं जुड़ने दे पाएंगे, वरना हम हमारे अंदर टॉक्सिसिटी कब डेवलप होनी शुरू हो जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। और ये बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है, बहुत क्या हर हद तक हमारे ही हाथ में होता है कि हम कैसे उसको रोकें। कोई और थोड़ी हमारे अंदर से आगे पर्सनैलिटी से कि नहीं अब ये नेगेटिव है, चलो ये बाहर निकालो। और लोग सुनते कहाँ है किसी की? अगर कोई किसी को समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो किसी भी ह्यूमन में इतना पेशेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो अपनी उस कमी को एक्सेप्ट कर ले। 99% लोगों में तो नहीं है। अब 1% जो होते हैं वो बेचारे वैसी काउंटिंग में नहीं आते। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई दोज फैक्टर्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आपने अंडरस्टैंड किया था ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो अब जानते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का भी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी चीज़ों का होता है। ऑल्दो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन हम उन 3 फैक्टर्स पर बात करेंगे, जिसमें मेरी कोशिश अभी बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कंप्लीट करने की रहेगी। फिर ये 2 पर अलग से बात करेंगे, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तो बायोलॉजिकल फैक्टर पे आते हैं। एक बार मैं क्विकली ये देख लूँ कि मुझे कितना और इसमें एक्सप्लेन करना है। मेरी स्पीड और लेंथ और लिमिट सब कुछ उसके हिसाब से ही चलेगा। ये हमारे हेल्थ कंडीशंस हो गए। हाँ, ज़्यादा नहीं है, भी 1 से 1.5 पेज है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। ऐसा भी ना हो कि मैं टाइम का इशू समझते हुए बहुत तेज़ी से कुछ कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। मैं दोनों तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चीज़ें आपके पास सही तरीके से ही डिलीवर हो। अच्छा, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल डिटर्मिनेंट्स भी हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि हमारी फिजिक से जुड़े हुए होते हैं, हमारी बॉडी से। जैसे मैंने अभी शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी पेरेंट्स की हाइट जो है वो शॉर्ट हाइटेड रहती है, तो बच्चों में नॉर्मली वो देखने को मिल रहा है। तो फिजिकली तो नजर हमें जो नजर ही तो आ रहा है वो बाहर से, तभी तो हम आपको बता पा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में वो चीज़ें होंगी, कुछ तो हमारी पर्सनैलिटी में आउटवर्डली सीन हो सकेंगी, कुछ हमारे ग्रोथ का पार्ट होंगी, वो फंक्शनिंग में चलेंगी, हमें नजर नहीं आएंगी, ठीक है, पर ऑब्जर्वेबल होंगी। अच्छा, कुछ जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, जैसे बॉडी बिल्ड, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, होम्योस्टैसिस, फिजिकल डिफेक्ट्स, हेल्थ कंडीशंस। ये सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं। तो पहले इन्हें पढ़ते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर में। Body build influences personality directly by determining what an individual can and cannot do, as well as what the individual's reaction will be to all those whose body builds are superior or inferior. 3 टाइप के बॉडी टाइप हैं। अभी आज की ही वीडियो में शुरू में मैंने बोला था कि पर्सनैलिटी के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, ये वही टाइप हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं, अभी हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम टाइप थ्योरी में पढ़ेंगे, शेल्डन की थ्योरी प्रॉपर पढ़ेंगे। फिलहाल सामने दिख रहा है तो छोड़ के नहीं बढ़ूंगी, समझाऊंगी, डोंट वरी। कि बॉडी बिल्ड्स जो है वो एक्टोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स और मीजोमॉर्फ्स 3 टाइप होती हैं, जो ये शेल्डन ने डिफाइन की थी। शेल्डन जो थे, एक्चुअली शेल्डन क्या थे? शेल्डन तो खुद ही जो थे वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने उसी के बेसिस पर पर्सनैलिटी के टाइप बताया। उन्होंने कहा कि जिसकी बॉडी बिल्ड जैसी दिखती है, उसके हिसाब से उसके अंदर वो टेम्परामेंट होता है, ऐसा उन्होंने कहा था शेल्डन ने। एक्टोमॉर्फ्स आर पर्सन हु आर टॉल एंड थिन इन देयर बॉडी बिल्ड्स। इसके बॉडी बिल्ड के बेसिस पर भी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है कि जो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं वो टॉल और थिन होते हैं। दे हैव बीन जनरली फाउंड टू बी सुपीरियर टू एंडोमॉर्फ्स हु हैव राउंड एंड सॉफ्ट बॉडी बिल्ड्स। कुछ लोग आपको गोलू गोलू से दिखते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना, थोड़ा बॉडी उनकी वैसी होती है। उनसे ज्यादा सुपीरियर इन्हें माना जाता है, जो थोड़ा सा जिनकी बॉडी बिल्ड पतली होती है, राइट। द सुपीरियरिटी इज स्पेशली इन स्पीड एंड एंड्योरेंस। आप देखिए, इनकी बात बाद में समझिएगा, जनरल बताइए। एक पर्सन जो थोड़ा सा ज्यादा मतलब वेट भी पुट ऑन किया हुआ है, बॉडी भी थोड़ी सी फ्लफी फ्लफी है, जब रनिंग की बात आएगी ना, या किसी काम को करने की बात आएगी, तो आपका माइंडसेट कहेगा कि ये बंदा ज्यादा एक्टिव है, ये नहीं है, ऐसा आपका माइंड कहेगा। इसका ऑपोजिट हो सकता है। मैं यहाँ किसी को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, ना आपको और ना शेल्डन को, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ जो सब करते हैं। तो जनरल परसेप्शन ये माना जाता है कि वो टॉल एंड थिन वाले की बॉडी बिल्ड है, तो वो ज्यादा एक्टिव होगा फिजिकली।
The superiority is especially in speed and endurance. Likewise, mesomorphs who are strong and muscular in their body builds have been found to be superior to both ectomorphs and endomorphs. ये वो कैटेगरी होती है जिन्हें मीजोमॉर्फ्स कहते हैं. मीजो मतलब मिडिल वाले आते हैं, ये दोनों से बेटर माने जाते हैं कि इनके अंदर सारी चीजों में और भी ज्यादा बेहतर सिचुएशन देखने को मिलती है. It has also been reported that body build of an individual affects the person's self concept. आप देखेंगे अगर किसी पर्सन का बहुत ज्यादा बॉडी वेट होता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से है, खाने पीने की वजह से बढ़ गया है, किसी हेल्थ कंडीशंस की वजह से बढ़ गया, वो आपको थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट नजर आएंगे. मतलब किसी भी चीज को लेके वो हो सकता है कि कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा उनको लगे कि हमें ऐसे पहनना चाहिए, वैसा पहनना चाहिए, बहुत पर्टिकुलर हो जाएंगे. इसका ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजरली जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं. दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल. अगर बॉडी बिल्ड ऐसी है कि मैंने देखा है कई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि अपनी बॉडी को ज़बरदस्त तरीके से फिट रखते हैं, योगा करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी नज़र आती हैं उनकी कि वो बॉडी को इतना ज़बरदस्त तरीके से फिट रखते हैं. उनका कोई भी ड्रेस पहनने का कॉन्फिडेंस हो, कहीं भी बोलने का कॉन्फिडेंस हो, अलग ही नज़र आता है और लोगों से. तो फ़र्क तो पड़ता है ऑफकोर्स. अगर आप बॉडी की केयर करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको फील होती है कि हाँ मैं कुछ तो अलग नज़र आ रहा हूँ औरों से. तो वही हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से डेवलप होता है. तो ये एक पॉइंट हमने समझा कि बॉडी बिल्ड के बेसिस पर भी हमारी पर्सनैलिटी कैसे वेरी कर जाती है, राइट. आते हैं फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में क्या कहें कि एक बात तो है, मैंने लाइफ में बहुत रियलाइज की, बहुत फील करी लोगों के साथ, दूसरों के साथ, खुद के साथ भी कहीं ना कहीं, कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक ऐसी चीज तो है कि अगर आप फिजिकली अट्रैक्टिव हैं तो जो सेकेंडरी आएगा ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि कोई पर्सन बहुत अच्छा दिखता है लेकिन जब उसने मुंह खोला हमें लगा कि ये हम क्या समझ रहे थे, पर वो सेकेंडरी है. प्राइमरी क्या है? फिजिकल अट्रैक्टिवनेस तो है कि कोई पर्सन जो अट्रैक्टिव दिखता है, भाई वो अट्रैक्टिव तो दिखता है और वो अच्छा भी आंखों को लगता है. इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते. मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर किसी के फीचर्स अच्छे हैं, कोई खुद को बहुत स्मार्टली कैरी करता है, ड्रेसेस अच्छे से पहनता है, उसका ड्रेस सेंस अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नजर आ रही है, इन अ वे द वे दे मूव, द वे दे लुक, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. इफ यू मतलब अगर आप मुझसे डिटेल में पूछेंगे मैं बहुत डिटेलिंग कर दूंगी. बहुत सारे लोग मेरी आंखों के सामने इस समय आ रहे हैं. तो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज डेफिनेटली अ फीचर जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में हेल्प तो करती है. पर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है. मैंने आपको भी बताया, द वे पर्सन मूव्स, द वे पर्सन यू नो रिएक्ट टुवर्ड्स द सिचुएशन. पर रिएक्शन तो बाद में आएगा, मगर हमारे उसके जेस्चर्स के थ्रू हम मेजर करते हैं. फिलहाल an attractive person of any age is more appealing than a person who is unattractive. Bislim and Lewis have commented that it is very much rewarding to be with someone who is physically attractive. Physical attraction के बारे में क्या कहें, हम कह तो देते हैं कि physical attraction जो है वो psychological features के साथ भी add on होना चाहिए. दोनों चीजें अच्छी चलनी चाहिए. ऑफ कोर्स तो फिर तो cherry on the cake हो जाएगा, दोनों चीजें अच्छी होती है तो, लेकिन अपने आप में भी इंडिविजुअली तो मैटर करता है, राइट. बस यही मैं आपको समझा रही थी और कुछ इसमें नया नहीं लिखा है, जिससे मैंने एक्सप्रेशन दे के आपको समझा दिया कि अट्रैक्टिव लोगों की. अच्छा हाँ, अट्रैक्टिव लोगों से एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान आई, आपने देखे होंगे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल ऐसे होते हैं जिनमें अट्रैक्टिव फीमेल की ही रिक्वायरमेंट होती है. तो आप देखिए कि अट्रैक्टिवनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इन अ वे. तो पर्सनालिटी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब आते हैं होम्योस्टैसिस की तरफ. ये शॉर्टकट में भी कई बार 3 मार्कर में पूछा गया है, तो इसलिए आपको उसको समझना है. हालांकि आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, फिलहाल तो एक जस्ट एक टॉपिक की तरह है. Homeostasis is another important determinant. It refers to the maintenance of a stable internal environment through relatively having normal temperature, normal level of blood sugar, normal level of blood pressure, proper water balance, etc. When any of these condition is upset, disequilibrium starts and disturbance in homeostasis result. Homeostasis or disturbance in it has a significant impact upon personality both directly and indirectly. होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया हमारे अंदर का बैलेंस बना रहना, हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं वो ना हो, बैलेंस बना रहे चीज़ों का, तो हमारी पर्सनैलिटी दिखेगी. आप देखिए कोई फिजिकली फिट है, उसका बीपी नॉर्मल रहता है, सब चीज़ें अच्छे से वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, तो उसकी बॉडी में एक बैलेंस बना है. दिस इज बेसिकली द बैलेंस इन द बॉडी in terms of what, not psychological, in terms of biological features or physiological features to say. जो इसका इफेक्ट हम देखते हैं, रिलैक्स, कंट्रोल एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नजर आएगा. जो पर्सन हेल्दी होगा ना, अपनी हेल्थ में अच्छा होगा, तो वो आपको उस तरीके से ही बिहेव करता नजर आएगा. अब जो अपनी बीमारियों से परेशान है वो दुखी दिखेगा आपको, वो हर दूसरी बात पे परेशान रहेगा कि वो, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो जाएगा, उसको उसका अटेंशन ही उधर चला जाएगा प्रॉब्लम्स की तरफ. तो जाहिर सी बात है. ठीक. डिस्टर्बेंस इन होम्योस्टेसिस क्या लाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्विक हो गई हूँ क्योंकि मैंने वो बता दिया कि जब भी डिस्टर्बेंस होगा इसमें,
तो बहुत सारी चीजें होंगी, पर्सनैलिटी में नजर आएंगी वो चीजें, हमें तो उसको पर्सनैलिटी से जोड़ना है ना, हर टॉपिक को अपने पर्सनैलिटी में नजर आएंगी। पर्सन चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाएगा, बात नहीं करेगा, ये कब होगा? जब जो वो इम्बैलेंस है वो बहुत बढ़ जाए, पर्सन की हेल्थ इश्यूज उसको ज्यादा हो जाए। अब जब हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं ना, तो ये इम्पैक्ट करते हैं हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट को भी। अगर कोई बीमारी लगातार बनी रहे तो इंसान सीधा सीधा सोचने लगता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया, मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो मेंटल प्रेशर हो सकता है, फिर वो जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगेगा कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, अगर मैं मर गया तो ये सब कैसे होगा, मतलब फिर चीजें लिंक होती जाएंगी, बढ़ता जाएगा, बिल्ड होता जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या समझ गए कि हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी अगर इसमें डिस्टर्बेंस होगा तो पर्सनैलिटी को ये अफेक्ट करेगा, और पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा, हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा सीधे सीधे। फिजिकल डिफेक्ट्स हमें पता है कि जिन लोगों के साथ में फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं वो हमें काफी हद तक अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के साथ में बिहेव नहीं कर पाते। क्लासरूम में देखें तो जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं या फिजिकली कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो एक मेंटल लेवल पर हो गई, पर फिजिकली डिफेक्ट्स अगर किसी बच्चे को होते हैं तो स्पोर्ट्स के वो ग्राउंड में है तो उसको फील होगा कि बच्चे सब खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। या बड़े लेवल पर भी उसको, अगर कोई जॉब में है तो उसको फील होगा कि जो सब काम सब लोग कर सकते हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक मेंटल स्टेट डिफरेंट होगी, तो उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी और से नजर आएगी। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ये लाइन तो आप मेरी ऐसे भी नोट ही करके चला करिए, क्योंकि मैं आपको एक्सेप्शंस भी दिखा देती हूँ साइमल्टेनियसली। फिजिकल डिफेक्ट्स के बावजूद लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है? इनर स्ट्रेंथ। जिनका सेल्फ हाई होगा वो अपनी पर्सनैलिटी को भी हाई कर लेंगे। अभी ये सेल्फ और पर्सनैलिटी का रिलेशनशिप भी बड़ा तगड़ा है, जहां जरूरत पड़ेगी बताऊंगी। फिलहाल आपको मैंने जो सीरीज बताई उसके शुरू के वीडियो में आपको यही चीज दिखाई देगी। ओके, पर कुछ चीजें ऐसे जैसे ओबेसिटी हो गई, ये बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। अभी मैंने आपको बताया था ना मोटापे वाली बात की, बहुत ज्यादा वेट होगा तो पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा फील करता है, तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। हेल्थ कंडीशंस क्या है? हेल्थ कंडीशंस तो बहुत सारी चीजों को मिलाकर है। हेल्थ कंडीशन सिर्फ फिजिकली नहीं होती, पर क्योंकि हम बायोलॉजिकल में पढ़ रहे हैं तो उस पर हमारा थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा, वरना तो हेल्थ कंडीशन मेंटल भी होती हैं। हेल्थ कंडीशंस किसी भी तरीके से हो सकती हैं, और फिर अगर मेंटल भी है ना, तो वो भी तो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को हिलाती है। कोई पर्सन अगर किसी भी टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसके इम्यून सिस्टम पे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। गैस मॉडल में ये तो बताया गया सेले का जो है। तो कुल मिला के हम क्या समझ रहे हैं कि हेल्थ कंडीशन तो दोनों तरह की हैं, और दोनों का ही बैलेंस जरूरी है। अगर वहां इम्बैलेंस होगा तो पर्सनैलिटी में नजर आएगा, पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखेगा। फिजिकल डिस्टर्बेंस अगर किसी भी फीमेल में जो है कोई इशू रहता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रहती है, डिप्रेशन ज्यादा रहता है, तो वो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगी, चीजों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, और फर्क दिखेगा तो पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, राइट। तो अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल फीचर्स की तरफ, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत चीजें हैं समझने के लिए, तो कोई जल्दबाजी की तो बात है नहीं, लेकिन अगले वीडियो में जरूर हम कवर करेंगे जो भी आपका पोर्शन है। ये वीडियो कैसा लगा? इंट्रोडक्टरी वीडियो था, शुरू में कुछ चीजें खास तौर से आपके लिए जो मैंने मेंशन की थी उन्हें जरूर देखिएगा, प्लीज मिस मत करिएगा। आपके बहुत काम की हैं, और पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊँ उसमें पूरी जान लगा दूँ एक्सप्लेनेशन अच्छा करने में। तो आप सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। ये जो वीडियो है यूजफुल लग रहा है तो प्लीज अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट्स तक भी कंटेंट पहुंच पाए, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा तो अच्छे से उनकी भी पढ़ाई हो पाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। सी यू सुपर सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।